lecture 21, and in this lecture we are going to study about electronic configuration. ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, पहले उनको पढ़ते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ता है कि जो अभी हमने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है। तो उसमें जो पहला पार्ट है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज, प्लीज पुट द हेडिंग energies of orbital. ठीक, देखो क्या होता है ऑर्बिटल्स की एनर्जी। अब ये जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी वाला पार्ट है, ये दो हिस्सों में हमें पढ़ना है। दो हिस्सों में कैसे, देखो इसका जो पार्ट 1 है दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in single electron systems, मतलब हाइड्रोजन लाइक है ना, हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, Li2+ हो गया, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और इसी में दूसरा हिस्सा जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2, वो हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों पार्ट को समझते हैं। तो से हम लोग पार्ट 1 से अगर स्टार्ट करें तो देखो कैसा होता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करी जाए, अच्छा एक बात और, मैंने हेडिंग तो डाली है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल और लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो ऑर्बिटल तो जैसे एक 3D शेप है बच्चों, उसमें जो भी एनर्जी होगी वो तो इलेक्ट्रॉन के चलते ही रहेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि उसमें रहता है। अच्छा, तो जो पार्ट 1 है यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। जैसे कि हमको बोर ने बताया था ना कि जैसे ये न्यूक्लियस है, अब बोर ने बताया कि ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। तो ऑर्बिट से ही मिलता जुलता शेल है, बस शेल में क्या हो जाता है कि सब शेल ऑर्बिटल्स ये सब चीजें होती हैं। तो बोर ने बस 2D की बात करी थी और यहाँ बात क्वांटम मॉडल में 3D की हो गई। बट ये जैसे बोर ने बताया था कि हमको जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बोर ने केवल और केवल ऑर्बिट के विषय में बताया था कि हायर द ऑर्बिट हायर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में यही होता है कि अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, से हाइड्रोजन है या ये आयंस हैं, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उन सब में क्या होता है कि हायर द ऑर्बिट, ऑर्बिट ना बोलें यहाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बोलते हैं,
हम लोगों ने पढ़ा ना, इसको पढ़ते हैं n इक्वल टू 1, ये हो गया n इक्वल टू 2, ये हो गया n इक्वल टू 3, है ना। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी जगह हो। तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। ये बात केवल और केवल उन्हीं एटम या आयंस के लिए एप्लीकेबल है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए। ठीक, तो लिखेंगे इस बात को, पार्ट 1 में लिखेंगे कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन single electron system is determined only by principal quantum number n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n नोट करो। The energy of electron in a single electron system is determined only by principal quantum number n। जैसे अगर एक एग्जांपल, लेकिन ये बात पार्ट 1 केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा अभी हम बताएंगे। ओके, कंप्लीट हो गया बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, यस सर। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अगर कोई लिख रहा हो तो बता सकता है, नहीं लिख रहा हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये हट गया। जैसे अगर हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखें, जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, नोट करिए। कंप्लीट? ओके ओके, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। यहाँ पे n क्या है? n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना। ये क्या है, जैसे इसके लिए कोई पूछे n क्या है तो इसका n 1 हो गया, इसके लिए n क्या है, इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए n पूछा गया क्या है तो n 3 हो गया, इस पार्ट के लिए n पूछा गया तो n 4 हो गया। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो n के अलावा भी कुछ बातें होती हैं, तो उसको देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखनी है कि पार्ट 2
पार्ट 2 का मतलब क्या हो गया? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, किसी का माइक खुला है बच्चे, बंद कर लो जरा। Someone is having their mic open, please switch off. अब ये जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका एक नाम और है, इसको बोला जाता है N+L रूल। इसी का नाम क्या है? N+L रूल। अब ये N+L रूल क्या है, समझे जरा ध्यान से। होता क्या है कि लोअर द वैल्यू ऑफ N+L for an orbital comma the lower is its energy। ये हो गया तुम्हारा N+L फुल स्टॉप। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो N+L है ये बराबर आ जाता है दो ऑर्बिटल्स के लिए। तो अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए N और L का समेशन बराबर हो जाए तब फिर कैसे डिसाइड करें? भाई अगर N+L का समेशन अलग अलग है तब तो ठीक हो गया कि जितनी इसकी कम वैल्यू है उतनी ही एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन अगर दो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए N+L सेम हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब ऐसा होता है कि लोअर द वैल्यू ऑफ N लोअर द एनर्जी। तो इस बात को भी लिखेंगे कि नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया कंप्लीट? Yes, sir. मैं इसको रफ कर दूं, कोई अगर लिख रहा हो तो बता दे, तो मैं रुक जाऊंगा। लोअर द, ठीक है लिखो, आराम से लिखो, टेक योर टाइम। आपको एकदम फ्लुएंटली क्लास क्लियर हो रहा है? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है बच्चों? वेरी नाइस। डन ना? ओके, अब बात आती है, हाँ भाई ये तो बात हो गई कि अगर लोअर द एनर्जी होगी तो लोअर द वैल्यू ऑफ N+N तो लोअर द एनर्जी। लेकिन अब मान लो ऐसा हो जाए कि दो ऑर्बिटल के लिए N+L सेम हो जाए, तब क्या करें? देखो जरा तब क्या करते हैं। तो लिखेंगे कि if two orbitals have same value of N+L, then the orbital with lower value of N will have the lower energy। मतलब वो ऑर्बिटल जिसमें N की वैल्यू कम होगी, इट विल हैव द लोअर एनर्जी। नोट करिए।
लेकिन ध्यान रहे कि ये जो n+l रूल है तो स्ट्रिक्टली फॉर एटम्स और आयन विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। इस बात को फिर से एक बार लिख लें कि ये जो n+l रूल है is valid only for atoms or ions having more than 1 electron। और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तब तो क्या है, तब तो फिर तो n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसमें तो कोई n+l का झंझट ही नहीं है। जैसे इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं या एक दो एग्जांपल से समझते हैं तो n+ रूल और क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन लिखा गया कंपेयर energies of orbitals। ठीक, करो जरा कंपेयर्स। पहला क्वेश्चन है 1s and 2s। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, इसी में हम आपको समझा भी देंगे एनर्जी। एक हो गया 1s, एक हो गया 2s। दूसरे में मैंने लिखा 2s और 2p। तीसरे मैंने लिखा 4s and 3d। ठीक, तो समझ जरा कैसे होगा ये काम। देखिए, अगर 1s और 2s की बात करें तो अब एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल की बात करी जाए और यहां पे लिख लीजिए, मान लीजिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तब तो बहुत ही इजी है बताना। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n और l को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो n+l की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसको चलो मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं। क्या लिखना होगा, हर ऑर्बिटल के लिए n और l का समेशन चेक करना होगा। तो n हमेशा क्या होता है कि ऑर्बिटल के साथ जो इंटीजर वैल्यू रहती है दैट इज योर n। सो n इज 1, s ऑर्बिटल है l0, n इज 2, s ऑर्बिटल है l0, 2 0, 2 1, 4 0, 3 2। So this is your 1 2 2 3 4 5। तो नेचुरली ये जो n+l है वो तो आपको नजर आ ही रहा है। तो जो n+l का ऑर्डर होगा वही एनर्जी का ऑर्डर होगा, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर इसके लिए लिखना होगा हमें E1s इज लेस देन E2s। इसके लिए लिखेंगे E2s is less than E2p। फिर इसके लिए लिखेंगे E4s is less than E3d। हो गया आंसर। जहां पर n+l बढ़ा वो एनर्जी भी बढ़ी। डन। तो हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं जिसमें कि n+l सेम है, तब क्या होगा देखो। हाँ बोलिए। तो जो थर्ड क्वेश्चन है
उसमें तो n का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 3 है, तो एनर्जी ऑफ फोर्स 4s से ज्यादा होना चाहिए ना? क्या सीखे मैं? अकेले n से नहीं देखना है, n प्लस l देखते हैं। जो n प्लस l रूल है उसमें n की कोई इज्जत नहीं है, n और l के समेशन की इज्जत है। हाँ, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहे तब केवल n देखना है, फिर l को नहीं देखते हैं, ठीक। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वी नीड टू फाइंड द समेशन ऑफ n एंड l, और उस समेशन के आधार पे हम अपने आंसर्स देते हैं। कंप्लीट? यस। ठीक है भाई। सर हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन सेकंड पॉइंट से कीजिए ना। इफ टू ऑर्बिटल्स, सर सेकंड पॉइंट, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, मतलब क्या करना है सर उसे क्वेश्चन करना। हाँ हम करवाएंगे। आप बस सुनते रहिए। ऑल ऑफ यू जस्ट लिसन केयरफुली, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी। ओके, डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। Yes. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। फोर्थ को देखो। फोर्थ क्वेश्चन में 2p लिखा और 3s लिखा। फिफ्थ क्वेश्चन में 4p लिखा, 3d लिखा और 5s लिखा। सिक्स्थ क्वेश्चन में 4f लिखा, 7s लिखा, 6p लिखा और 5d लिखा। ठीक है, चलो इनको एक एक करके करते हैं। तो कभी भी एनर्जी की बात करी जाए, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, गेट द वैल्यू ऑफ n प्लस l। सो n is 2, l is 1। अच्छा, ये n तो सबको समझ में आता है कि जो नंबर लिखी रहती है ऑर्बिटल के बगल में वो होती है n। l की वैल्यू मैं एक बार फिर लिख देता हूं। अगर s ऑर्बिटल है तो उसका l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है, d के लिए l 2 होता है और f ऑर्बिटल के लिए या f सबशेल के लिए l 3 होता है। तो l हमें सबशेल बताता है। इससे आगे होता नहीं होता एक के वाले? उससे आगे अगर होता भी है तो हमें उससे मतलब नहीं, हम की केवल इतनी से मतलब, वो हमें पढ़ना नहीं है। उसके आगे होता तो है बट हमें उसको पढ़ना नहीं है। मैंने आपको लिखवाया भी था कॉपी में S P D F G, बट उससे हमें आगे कोई मतलब नहीं। अब यहां पर n प्लस l देखें तो 3 प्लस 0, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3। देखो दोनों बराबर हो गए। अगर n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जाती है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग कि हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर द एनर्जी, या लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर द एनर्जी। तो अब n प्लस l के बराबर होने के बाद भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी है? डिफरेंट। ठीक, क्योंकि यहाँ पर n ज्यादा है तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा मानी जाएगी। जैसे इसको करते हैं तो यहाँ पर अगर n प्लस l देखा जाए तो 4 प्लस 1, 3 प्लस 2, 5 प्लस 0, तो ये हो गया 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब सब तो बराबर ही है। देखो सभी में n प्लस l का समेशन कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? सबसे छोटा ही किसका होगा बोलो बच्चों? 3d का, क्योंकि उसका n सबसे छोटा है। उससे बड़ा n है 4p का और उससे बड़ा n है 5s। तो ये हो गया कंप्लीट। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर n प्लस l चेक करें
तो 4 + 3, 7 + 0, 6 + 1, 5 + 2। यहां भी देखो 7, 7, 7, फिर 7। सब में देखो 7 7 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब एनर्जी की बात करी जाएगी तो जब n + l से बात ना बने तो n का सहारा लो। तो n सबसे छोटा 4f का है तो उसकी एनर्जी सबसे कम। उससे बड़ा n किसका है? 5d का है तो उससे ज्यादा एनर्जी 5d की। उससे बड़ा n 6p का है और उससे बड़ा n 7s का है। सो दैट्स द आंसर। नोट कर लीजिए सर। n plus is done. Yes, sir. Yes. n plus l को लेके किसी को कोई दुविधा, मन में शंका, कोई सवाल तो नहीं है ना? No, sir. बस सिंपल सी बात है कि n plus l की वैल्यू की जरूरत कब पड़ती है? तो जरूरत तभी पड़ेगी जब अपना सिस्टम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो n plus l की कोई भी जरूरत नहीं है। तो केवल किसकी जरूरत है? तब हम देखेंगे कि n क्या है। क्लियर हो गया ना बच्चों? आगे बढ़े। Yes, sir. इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगर कोई लिख रहा हो तो मैं रुक जाऊं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो रफ करना है, अगर कोई लिख रहा हो तो बता दो। ये तो पढ़ा हम लोगों ने n plus l। ये सब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट थिंग which is ऑफ बाउ रूल है ना, या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब ऑफ बाउ Spelling. AUF, अच्छा बी छूट गया, रुको फिर से लिख देता है। AUF BAU, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अरे मूर्ख, कौन है? इसको हटाओ, ये गाना गा रहा है। रुको मुझे जरा चेक करने दो कौन गाना गा रहा था अभी। देखो भाई, ऐसा है, ये गलती अगर आज के बाद किसी ने दोहराई तो उसको एक क्लास से नहीं, उसको इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बहुत सोच समझ के और बहुत गंभीरता से गाने गाने का अगर मन करे कभी तो देख लो कि माइक कहीं गलती से खुला तो नहीं है। तो मन करे अगर थोड़ा सा तो माइक बंद करो, गाना गाओ, डांस करो, उसके बाद फिर आके बैठ जाओ। माइक खुले में कोई हरकत हो गई अगर तो समझ लेना कि गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखो क्या होता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल का ये मतलब है, अच्छा ऑफ बाउ प्रिंसिपल अगर हम कहें तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल एक ऑफ बाउ नाम के साइंटिस्ट ने दिया होगा। क्यों भाई, बोलो। Yes, sir. ऑफ बाउ प्रिंसिपल ऑफ बाउ नाम के साइंटिस्ट ने दिया होगा, यही मन में आ रहा है ना? ये मन में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है वो ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ये एक अच्छी बात है इसमें।
लेकिन हमारे मन में तो यही आता है जो साइंटिस्ट है उसके नाम पर प्रिंसिपल का नाम रख दिया जाता है. सो नॉट अ साइंटिस्ट नेम. ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है बच्चों. ये जो ऑफबाउ प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बोर ने और पॉली ने दिया था, है ना. लेकिन ऑफबाउ का मतलब नाम ऑफबाउ क्यों रखा गया? तो ऑफबाउ इज अ जर्मन टर्म. ये जो ऑफबाउ है इट्स अ जर्मन टर्म. मैंने जर्मन लिख दिया है, वेट. ये एक जर्मन टर्म है और इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप. इसका मतलब क्या हो जाता है? बिल्डिंग अप. लेकिन ये प्रिंसिपल किसने दिया था? बाय नील्स बोर and पॉली. इनका ये पॉली में एक पहले भी नाम है तो वो थोड़ा खतरनाक था तो मैं इसको पढ़ने का रिस्क नहीं ले रहा हूं. वोल्फ गैंग करके पढ़ा जाएगा, यानी भेड़ियों का समूह. मतलब ऐसा अपने अगर उसका वर्ड मीनिंग निकालें तो ऐसा आएगा. तो हम लोग पॉली याद रखते हैं, बस बोर और पॉली इतना याद रखो. अभी हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे इनका एक. ओके, सो दिस ऑफबाउ प्रिंसिपल में जो ऑफबाउ है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं. दिस इज अ जर्मन टर्म जिसका मतलब होता है चीजों का निर्माण करना, बिल्डिंग अप. ओके, एनीवेज अब ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है जरा उसको समझा जाए. तो इस प्रिंसिपल ने हमें यह बताया कि जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में जाता है. और जब नीचे का ऑर्बिटल भर जाता है तो उसके बाद ही फिर वो ऊपर के एनर्जी लेवल में जाता है. तो लिखेंगे इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है उसको लिखेंगे कि according to this principle comma according to this principle comma electrons are filled in increasing order of energy. ठीक. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई, साथ साथ लिख जाना है, फर्स्ट ऑक्यूपाई द lowest energy level या लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल available to them and enter
into higher energy orbitals, higher energy orbitals only after the lower energy orbitals are filled. Lower energy orbitals are filled. ठीक, ऑफ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम, यानी जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा पहले उसको भरेंगे। जब वो पूरा भर जाएगा तब फिर क्या करेंगे, देन दे एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। नीचे वाले पूरे ऑर्बिटल भर जाते हैं तब फिर ऊपर जाता है, फिर वो भर जाएगा फिर उसके ऊपर जाएगा। सो इन दिस मैनर दे मूव इन द ऑर्बिटल्स। ओके ये सर, जी बोलिए। सर ये दोनों के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन? हाँ, ये सब के लिए वैलिड है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी वैलिड है और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी वैलिड है। आगे बढ़े बच्चों, ये अबव प्रिंसिपल क्लियर हो गया? यस सर। अब इसमें एक छोटा सा एक डायग्राम है जिसको आप याद रखेंगे तो बड़ा लाभ होगा आपको। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। अबव प्रिंसिपल में छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी पड़ती है, तभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एकदम सटीक लिख पाएंगे। ओके, सो दिस आई एम गोइंग टू डिलीट। अगर कोई लिख रहा हो तो बताए, कोई नहीं लिख रहा है तो चला गया ही। अब अपनी कॉपी में अगर पेज में बिल्कुल नीचे जगह खत्म हो गई हो तो आप फ्रेश पेज में लिखिए ना, नए पेज में लिखिए। तकरीबन आधा पेज कंज्यूम होगा इसमें जो मैं लिखने जा रहा हूं। आपको क्या लिखना है कि एक लाइन में लिखो 1s, उसके बाद क्या करो, एक लाइन छोड़ के लिखना 2s, है ना। एक लाइन में 1s लिखना, उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना 2s, उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s, एक लाइन छोड़ के लिखना। अब 2s के सामने 2p लिखो, 3s के सामने थोड़ा दूर दूर लिखो, है ना, थोड़ा दूर दूर, 2p, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। देखो जरा ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करो, एक एरो मैंने लगा दिया 1s पर, फिर एक पैरेलल एरो लगा दिया मैंने 2s पर, फिर एक पैरेलल एरो लगा दिया 3s और 2p पर, फिर एक पैरेलल एरो लगा दिया 4s और 3p पर,
फिर एक पैरेलल एरो लगा दिया 5s 4p 3d पर, फिर इसके एक पैरेलल एरो बना दिया हम लोग 6s 5p 4d पर, फिर इसके पैरेलल एक एरो बना दिए 7s 6p 5d 4f पर, फिर इसी के पैरेलल एक बना दिए 7p 6d 5f पर। ठीक है, तो इसको बनाने से क्या हुआ देखो, अब हमें इस तरह से इसको मिला देना है डॉटेड लाइन से। बनाओ बच्चों, मतलब ये ऐसे, इसमें भी आप चाहें तो एक एरो लगा दें, लगा ही दें, चाहना क्या है। ठीक है, ड्रॉ करो। Yes, okay. ओके बच्चों, Yes. Yes. Yes, sir. सब लोग इसको आराम से बना लो, कोई हड़बड़ी नहीं है बच्चों। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर हम अब इसको नीचे एक रो में लिखना चाहें, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो द फर्स्ट ऑर्बिटल इज 1s, मतलब इस रो के हिसाब से जो ऑर्डर आता है वो क्या आ रहा है, फिर 2s, फिर 2s के बाद आया 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आया 3p, 3p के बाद आया 4s, 4s के बाद आया 3d, 3d के बाद आया 4p, 4p के बाद आया 5s, 5s के बाद आया 4d, 4d के बाद आया 5p, फिर आया 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, so तो अब अगर आप ये जो मैंने ऑर्बिटल्स का ऑर्डर लिखा है, ये दरअसल एनर्जी का ऑर्डर है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमेशा सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन भरते चले जाना है। और हर ऑर्बिटल में ये दरअसल क्या है बच्चों, ये सब शेल है। ये सब क्या है, ऑल दीज आर सब शेल्स। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, फिर 2p है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3s है 2, p में फिर 6, s में 2, d में 10, f कहाँ गया, f में 14। सो ऑल दीज आर सब शेल्स। और एक सब शेल में s सब शेल है तो एक ही ऑर्बिटल, p सब शेल है तो 3 ऑर्बिटल, d सब शेल है तो 5 ऑर्बिटल,
एफ सबशेल है तो 7 ऑर्बिटल, ठीक। तो ऑल दीज आर द सबशेल्स। तो दिस इज द, यू कैन ऑल्सो से दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स, है ना। इस बात को भी लिख देते हैं, या ये जो सामने दिख रहे हो ये क्या है, दिस इज ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर this is increasing order of energy of subshell। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल, नोट करो। ओके, डन। फिर ऑर्बिटल होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ना। ऑर्बिटल क्या होता है, सबशेल के अंदर ही ना होता है। हम अगर ऑर्बिटल लिखेंगे तो 3p ऑर्बिटल नहीं होता है, 3p तो सबशेल होता है, लेकिन 3p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। किसी भी p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑर्डर जो है सबशेल का ऑर्डर। अब जैसे n+l रूल है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई p सबशेल है, तो इसके लिए से 3p सबशेल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एक होगा सर 3px, एक होगा सर 3py, एक होगा 3pz। तो इसके लिए जो n+l होगा, अगर हम n और l की वैल्यू लिखना चाहें तो n तो सबके लिए 3 हो गया, l भी तो सबके लिए एक ही होगा। तो किसी एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब का n, और मतलब उन सब का n l 2 क्वांटम नंबर सेम होती है। हाँ, m इसके लिए अलग हो जाएगा, m इसके लिए अलग हो जाएगा, m इसके लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि m क्या बताता है, m हमें बताता है कि एक दिए हुए सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, या एक दिए हुए सबशेल में ऑर्बिटल्स के कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, ठीक। तो n और l की जो वैल्यू होती है, n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया और l हो गया सबशेल के लिए। फिर उसके अंदर के लिए ऑर्बिटल्स कितने, वो तो n से पता चलता है। तो ये भी एक लाइन लिखी जा सकती है कि फॉर ऑल ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, कॉमा, वैल्यूज ऑफ n एंड l। अब इसका मतलब ये मत समझना कि n और l बराबर हैं, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ n प्लस l आर आइडेंटिकल। नोट करो, n और l का जो समेशन होता है किसी सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स के लिए, वो समेशन आइडेंटिकल होता है। लिखा तो है सामने, all orbitals in a subshell, for all orbitals in a subshell, value of n plus l are identical। देखो फिर समझ लो, जैसे हमने कहा कि एक 3p सबशेल है, तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, px, py, pz। तो 3p में भी 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब इन तीनों का n पूछा गया तो n सबका 3 है, तीनों का l पूछा गया तो l सबका 1 है, क्योंकि p के लिए l 1 होता है। तो जो n प्लस l हुआ तो n प्लस l सबके लिए 4 हो गया। तो सबके लिए सेम आया कि नहीं आया?
तो ये जो तुम देख रहे हो ये सब शेल्स है, ये सब शेल का एनर्जी लेवल है, और एक सब शेल में जो भी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी। एक बात और समझ लीजिए, एक टर्म और आएगा, इसी में लिखवा देते हैं, लिखो जरा, ये पहले नोट करो। हो गया सर। डन। यस सर। बहुत अच्छा। अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक सब शेल के सारे ऑल ऑर्बिटल्स belonging to the same subshell have same energy। तो इनको एक और वर्ड इनके लिए आया है, विच इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिटल्स belonging to same subshell। नोट करो, to same subshell, orbitals belonging to the same subshell, ये हो गए तुम्हारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हो गया बच्चों, आगे बढ़े? ठीक है, आराम से लिखिए, कोई अर्जा नहीं। आगे बढ़े बच्चों, हो गया? तो ये तो हो गया तुम्हारा, मतलब ये टर्म में आप लोगों को बच्चों याद रखना है। कोई पूछ दे कि व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे विल आंसर, सर दीज आर द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल एंड हैविंग द सेम एनर्जी। ये भी लिख लो, एंड हैव सेम एनर्जी। प्लीज नोट डाउन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है जो हमें करना है आज, दैट इज, इसको रफ कर देते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। इसको रफ कर दें बच्चों? ओके, सो ये चला गया। नेक्स्ट रूल इज Hund's rule, HUND, Hund's rule of maximum multiplicity। किसी का माइक खुल गया, गलती से बंद कर लो जरा, सब लोग चेक कर लो किसका माइक खुला, उसको बंद करो। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, समझा जाए?
इसी को कई बार केवल हुंड्स रूल भी कह देते हैं। इसी को कई बार केवल हुंड्स रूल भी कह दिया जाता है। सो लेट अस चेक व्हाट इज हुंड्स रूल। ये जो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये करता क्या है, पहले तो ये समझा जाए। तो सबसे पहले तो ये लिखना चाहिए हमें कि दिस रूल deals with the filling of electrons into the orbitals belonging to the same subshell. Belonging to the same subshell मतलब क्या होगा? ये रूल हमें ये बताता है कि एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करना है। सो बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल मतलब क्या हो गया? ऑल ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना, इस बात को भी लिख लेते हैं। ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक ही सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं या इलेक्ट्रॉन भरने में क्या सावधानियां हैं, वो हमें हुंड रूल से पता चलती है। तो ये कहता क्या है? इस रूल का स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट देखो, इस रूल का स्टेटमेंट है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखें कॉपी में, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals belonging to the same subshell मतलब डी सबशेल या एफ सबशेल। एफ जो एस होता है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे मतलब ये बात बनेगी नहीं। तो यहां पर केवल बात किसकी हो रही है? डी सबशेल, पी सबशेल ऑफ एफ सबशेल की। डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to that subshell, ये लिखते आइए, फिर मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। belonging to that subshell has got one electron each, मतलब it is, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, मतलब सिंगल ऑक्यूपाइड हो गया, बस इतना ठीक है। गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, ये लिख लो, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। हुंड्स रूल हमें ये बताता है कि जैसे भी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, और आपको याद होगा हम लोगों ने जब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था, तो उस स्पिन क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि एक जो होता है वो होता है स्पिन अप
और एक जो होता है वो होता है स्पिन डाउन। इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो जाती है और इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर -½ हो जाती है। पढ़े थे ना हम लोग। तो होता क्या है कि किसी भी मतलब सबसे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, तब किसी में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे एक फिगर से मैं आपको समझाता हूं तो आप समझ पाइएगा। नोट करिए जल्दी से, फिर एक फिगर से समझाएंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। हो गया सर। हो गया ना? ठीक। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों, कोई लिख रहा हो तो बता दे, नहीं तो हम रफ कर रहे हैं। ओके, देखें। जैसे मान लीजिए कोई एक पी सबशेल है, कोई भी पी सबशेल है, जैसे 3p सबशेल है, तो उस 3p में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 3 p ऑर्बिटल्स में पहले सब में एक एक भर जाएगा, उसके बाद किसी एक में दूसरा जाएगा। मतलब ये तो सही फिगर है। अब जैसे 4 ऑर्बिटल भरने हैं 3p में और किसी का मन हो सर ऐसे भर दें तो नहीं चलेगा काम। मान लीजिए कोई चाहे कि ऐसे फिल करने से, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक ऑर्बिटल तो खाली रह गया और 2 ऑर्बिटल में आपने सारे इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो गड़बड़ी हो गई ना। अच्छा, कोई आप इस क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो हमें ये बता सके कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रीजन क्या होता होगा? व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज रॉन्ग एंड व्हाई इट इज राइट? एनीवन इन द क्लास? एनी गेस? हाँ बोलो। सर इसका एनर्जी कम होगा सर उसके कंपेयर में, इसलिए वो पहले भरेगा, ज्यादा एनर्जी होगा वो बाद में हो जाएगा। नहीं, और बताइए, और कोई बताए? एनीवन एल्स? अरे बताओ भाई, ऐसे चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। देखो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, जैसे ये क्या कह रहा है उनका रूल कि पहले भाई सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, उसके बाद किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या डबल करिए। ऐसा ना हो कि एक ऑर्बिटल खाली रह जाए, बाकी में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो देखिए होता क्या है कि हमने क्या समझा अबाउट प्रिंसिपल में, जो बिल्डिंग अप रूल है, हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में सबसे पहले जाता है। अब इन तीनों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है दैट इज सेम। तो अब इलेक्ट्रॉन हमने मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कोई एक इलेक्ट्रॉन हमने किसी में भी रख दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेगा कि भाई हम किस में बैठे। तो किस में बैठे तो क्या हो गया कि किसी एक इलेक्ट्रॉन में किसी एक उसमें चला गया। अब उस इलेक्ट्रॉन के उस ऑर्बिटल में पहुंचने से जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब फिर से क्या हुआ, या ऐसे न कहें, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा तो होता नहीं है, ये मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ऐसा तो होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाता है। ये तो ना हम ऐसा करते हैं कि भाई हमने पहले 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, फिर एक को छोड़ दिया तो वो जाके यहां बैठ गया, फिर दूसरे को छोड़ दिया वो जाके यहां बैठ गया, फिर तीसरे को छोड़ दिया। ऐसा तो होता नहीं है। ये तो हम ऑब्जर्वेशन है हमारी, हम देखते हैं कि क्या सिस्टम है। एटम में तो ये सब अरेंजमेंट अपने आप ही रहता है। तो ये हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये तीनों सेम एनर्जी लेवल हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां नहीं आना है, क्योंकि ये भाई ऐसा तो नहीं है कि ये 2 बड़े स्पेशल हैं और ये बेचारा बेचारा है, इसका कोई इज्जत ही नहीं है। तीनों का हक तो बराबर ही है। तो पहले सब लोग एक एक इलेक्ट्रॉन एक सारे ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो फिर से उसके लिए तीनों सेम है, तो फिर से वो कहीं भी जाके बैठ सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब वो इस पर डिपेंड करता है कि वो px में है कि py में है कि pz में, वो देखने की चीज है, लेकिन ये नहीं हो सकता। जैसे एक और एग्जांपल
अब ये 3p की जगह कुछ भी आप बना सकते थे, अब d वाला भी बना सकते थे। एक और ध्यान से समझिए, जो पहला इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उन सबका स्पिन भी बच्चों एक जैसा होता है। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, क्योंकि 2 का तो स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 3p में जाना चाहते हैं, तो ऑल विल हैव द सेम स्पिन, मतलब ये सही है। ठीक, तो सबसे पहले हुन्स रूल में क्या क्या याद रखोगे? एक तो ये हो गया कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, तब फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कोई एक ऑर्बिटल खाली है। अब बात करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल में स्पिन की। तो ये भी ध्यान रखो कि वो जो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, उन सबका स्पिन सेम होता है। अब जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा? पहले सब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहुंच गए और फिर ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो जब पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग में इन्वॉल्व सारे जितने भी सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे ऑल हैव द सेम स्पिन। और जब अनपेयर्ड हैं, तो भी वो सबका स्पिन कैसा रहेगा? सेम। तो इस बात को भी लिखेंगे कॉपी में कि when orbitals are occupied by single electron only, then all have the same spin. Full stop. When pairing of electrons start, then also all second electrons have the same spin या सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे भी कहा जा सकता है। मतलब इनके लिए, तीनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर सेम रहेगा। इस लाइन को भी लिख सकते हैं कि ये लिखा क्या है, यहां पे लिख लो। इस एग्जाम्पल में लिखो एरो लगा के, all electron has same value of S। तो ये सही हो गया। इसमें भी लिख सकते हो कि जो दूसरे सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये वाले, इनमें भी सेम वैल्यू ऑफ, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, शायद उतना लिख लिए काफी। चलो भाई, तो ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ आ गई बच्चों बात? यस सर। यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डाल सर? पहले सेकंड ऑर्बिटल पे पहले पेयरिंग हो सकता है? नहीं समझे, क्या कह रहे हैं? जैसे कि सर फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें सबसे पहले पेयरिंग हुआ था फर्स्ट ऑर्बिटल में, दूसरी तरह सेकंड में पहले फर्स्ट पेयरिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। होता क्या है, ये जो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल तो px, py, pz है, ठीक। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल तो सेम रहता है। अब एक सवाल पूछा गया कि सर हम क्या 3p को ऐसे बना सकते हैं
देखो, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। पूछा गया कि हम क्या सर 3p को यूं बना सकते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसको केवल ये डिसाइड करना है कि हमारा ओरिएंटेशन ऐसे डंबल के अलोंग हो जो एक्स एक्सिस जिसकी एक्सिस है, या जिसकी वाई एक्सिस है, या जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस है। तो वो कहीं भी डिसाइड करता है, क्योंकि पी एक्स, पी वाई और पी जेड में एनर्जी को लेके तो कोई दिक्कत है नहीं, सब तो बराबर ही है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी भी डंबल में आप लोग बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिस इज करेक्ट। लेकिन जनरली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जनरली क्या होता है कि शुरुआत में ही डबल कर देते हैं, इन दो को छोड़ देते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहते तो पीजेड को भी डबल कर सकते थे, क्योंकि जो पेयरिंग करना स्टार्ट हुई है तो फिर वो पेयरिंग इस बात पे निर्भर करेगी कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एक्चुअली है। जैसे पी सबशेल देखा तो पी सबशेल में 3p ऑर्बिटल दिखे। अब 3p ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ कि 3 डंबल हमें दिख रहे हैं उस थर्ड शेल में। तो अब तीनों डंबल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तो सेम स्पिन का होना चाहिए, हो गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गया ऑपोजिट स्पिन का, वो ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन किसी भी डंबल में जा सकता है, बिकॉज ऑल आर अगेन आइडेंटिकल फॉर इट। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बना दे, जैसे एक हम और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3p है, तो से उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थी, है ना, 2 ही हैं। तो किसी ने ऐसे बनाया, उसका भी सही, किसी ने ऐसे बनाया, उसका भी सही। ये पहला दूसरा नहीं है बच्चों, ये जस्ट क्या है, ये जस्ट ओरिएंटेशन है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये नहीं कह सकते कि पी एक्स ज्यादा मजबूत है एनर्जी में, कि पी जेड ज्यादा मजबूत है एनर्जी में, कि पी वाई की एनर्जी ज्यादा है। बोथ आर करेक्ट। ऐसा नहीं है कि तुम यहीं बाएं तरफ से ही भरना स्टार्ट करो, कैसे भर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, ये भी सही है। तो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन क्लियर हो गया सौरभ आपका। यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो बट अगेन आई एम टेलिंग यू एज, अच्छा एक चीज और है, जैसे मैंने एक एक एरो करके दिखाया है, आधा आधा एरो, कहीं कहीं डबल एरो भी हो सकते हैं, कोई ऐसे भी दिखा सकता है। देखो जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में डबल एरो मतलब एक कंप्लीट एरो दिखाया गया है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखाया जा सकता है, और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। वो हमेशा अपोजिट होना चाहिए क्या? कैसा ऑपोजिट? अच्छा, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक 3p और बना दिए। अब किसी का माने नहीं सर, हमें ये डिजाइन अच्छी नहीं लग रही, हम डिजाइन को ऐसा बनाना चाहते हैं, मतलब हम दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम रखना चाहते हैं। ये निहायत ही गलत है। ये तो हम लोग पढ़े ही हैं स्पिन क्वांटम नंबर में कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू हैव या मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं होते। ये भी बना के गलत लिख लो। ये हम लोग पढ़े ना कि ये मैंने आपको लिखवाया ऑलरेडी पिछली क्लास में। अच्छा, जो 19th लेक्चर आपका पहला तो रिकॉर्डिंग नहीं पड़ा था और उस दिन थोड़ा व्यवधान हो गया था, तो मैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपके प्रोफाइल में अपलोड कर दूंगा। तो जिसको कोई दिक्कत है क्वांटम नंबर, वो क्वांटम नंबर एकदम आपका स्पष्ट हो जाएगा उस वीडियो से। ओके, सो डन, आगे बढ़ जाएं। यस सर। ओके, वेरी नाइस। सो ये तो हो गया तुम्हारा कुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है, एक बात रह गई, उसको भी निपटा लिया जाए। तो वो बात जो रह गई है वो है पॉलीज
exclusion principle. Pauli's exclusion principle. अभी हम लोग बात किए थे ना कि जो ऑफ बाउ रूल था उसमें पॉली का भी हाथ था, तो इनका एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? नाम इनका खतरनाक है, वोल्फ्गैंग पॉली। एक बताए थे ना, पूरा नाम क्या है इनका? एक्चुअली पॉली वॉज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। ही वॉज अ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। तो पॉली ने हमें क्या बताया? देखो, पॉली ने बताया कि इसका स्टेटमेंट लिखो, क्या बताया ना? उन्होंने बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of four quantum numbers. Can have the same set of four quantum numbers. ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के चारों क्वांटम नंबर सेम उसमें नहीं रख सकते। ठीक, अब देखिए, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो इसका एक और मतलब, एक तो ये स्टेटमेंट है, इसी को एक और तरीके से भी कहा जाता है। देखो मैं लिख रहा हूं, फिर तुम समझना कि सही है कि गलत। ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spins। ऐसे भी कह सकते हो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसे भी कहा जा सकता है। देखो इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते ही तो बात हो गई। अब इनका स्पिन ऑपोजिट होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में फॉर two electrons in the same orbital three quantums number have same value। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे हमने कहा एक है इलेक्ट्रॉन 1, एक है इलेक्ट्रॉन 2। अब मान लीजिए ये सही है, जो है मैंने कहा कि सही है 4D में। तो अगर n की बात करें तो n की वैल्यू इसके लिए 4 हो गई, इसके लिए 4 हो गई, दोनों बराबर हो गई। l की बात करें, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। और अगर m की बात करें तो m भी दोनों के लिए जो वैल्यू आएगी सेम ही आएगी, क्योंकि m जो है, या ऐसे नहीं, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
यही स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, इसको भी चेंज कर देते हैं। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, ऐसे लिखेंगे both electrons have same set of three quantum numbers n, l, m। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई एक मान लीजिए 3px ऑर्बिटल है और उसमें एक है इलेक्ट्रॉन 1 और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन 2, E1 और E2। तो n की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी बच्चों? 3px ऑर्बिटल में n की वैल्यू हो गई 3, l दोनों के लिए हो गया 1। अब m क्या होगा? m हो जाएगा -1, 0 या +1। तो वो भी अब क्या होगा ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी होगा दोनों के लिए सेम रहेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए इस 3px ऑर्बिटल में n, l, m तो हमेशा सेम रहेगा। सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n, l, m। अब बात रह गई s की, तो s तो अपोजिट होना ही होना है, तभी तो ये प्रिंसिपल लागू होगा, है ना? तभी तो फिर, क्योंकि अगर s भी सेम हो गया तब तो फिर तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे ना। इसलिए s की वैल्यू अनडाउटेडली या मस्ट है कि डिफरेंट आएगी। जैसे एक और एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। कंप्लीट हो गया बच्चों? यस सर। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं से हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Z = 1 है, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो सबसे पहले पहला शेल तो 1s1 हो गया। अब ये जो 1s1 है, या हाइड्रोजन से, चलो ठीक है हाइड्रोजन का देख लो, 1s1 हो गया। तो 1s1 हो गया तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हुई? n हो गया 1, l हो गया 0। अब l0 तो m की एक ही वैल्यू होती है 0, और s मान लीजिए हमने लिख दिया हाफ। ठीक, s -½ भी हो सकता है, ध्यान रहे, केवल एक ही होगा, ओनली 1। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया वो लिखा गया 1s2। आपको मैंने वो जो ऑफ-बाउ रूल बताया था, तो ऑफ-बाउ रूल में देखो सबसे पहले 1s आता है। तो 1s है तो दोनों 2 ही इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों 1s में चले गए। तो n कितना हो गया इसका? 1, l हो गया 0। अब l 0 होता है तो m भी 0 हो जाएगा। अब s की बात करें तो जो s है, या इसको अलग अलग करके देख लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अलग अलग करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है कि नहीं। बोथ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल 1s। ठीक, तो फिर वही चीज है, एक देख लेते हैं हम लोग। मान लो इलेक्ट्रॉन E1 हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन E2 हो गया। तो इसके लिए n की वैल्यू 1, l 0। अब यहां तो m भी हमें पता है, m तो 0 ही आना है। अब s की बात करते हैं। अब इसके लिए n1, l0, m0, और अगर s की बात करो
तो अगर आप इसका s हाफ लिखते हो तो आपको इसका s माइनस हाफ लिखना पड़ेगा, और अगर आप इसका s माइनस हाफ लिखते हो तो यहां पर s प्लस हाफ लिखना पड़ेगा। मतलब दोनों के s में, अब ये मत समझ लेना कि इसका दोनों हो गया, ये हम आपको समझाने के लिए बताएं, तुम एक ही एक लिखो केवल, है ना, नहीं आपकी समझदारी पे थोड़ा कम भरोसा है, ऐसे लिखो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अब E1 E2 का S से कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का S हाफ है तो दूसरे का S माइनस हाफ होता है। दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो एवरीथिंग बिफोर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ओवर। यहां तक क्या हुआ? टिल हियर we have finished all tools required for electronic configuration. Done? अब हम स्टार्ट करेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें कैसे, किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे। नोट कर लीजिए बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया कौन कौन से टूल्स हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। सबसे पहले तो हुआ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या एनर्जी ऑफ सबशेल, फिर आया ऑफ बाउ रूल, फिर क्या आया लिख के दे देते हैं लोग। टिल हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टॉपिक है। हो गया बच्चों, डन। आगे बढ़े। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर कहा जाए कि टूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हें क्या क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल्स। फिर क्या मालूम, इसी में हमने एक रूल पढ़ा था विच वॉज N+L रूल। लेकिन ये N+L रूल बच्चों केवल मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए था, ध्यान रहे, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। एनर्जी की जानकारी हो गई तो फिर बताया बोर ने और पॉली ने कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल्स में जाता है, तो दैट रूल वाज ऑफ बाउ रूल, नॉट ऑफ बाउस रूल। एंड ऑफबाउ वाज नॉट अ साइंटिस्ट। जब ऑफबाउ ने एनर्जी वाली बात डिसाइड कर दी, फिर हुंड आए, उनने क्या बताया? उनने बताया हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स ने बताया, उनने बताया कि भाई पहले एक एक भरो फिर दूसरे का नंबर लगाओ, और जो एक एक भरो उन सबका स्पिन सेम होना चाहिए, और जो दूसरे का नंबर लगाए उन सबका स्पिन सेम होना चाहिए। ये बताया तुम्हें हुंड्स ने। हुंड के बाद आखिरी में आ गए पॉली। तो पॉली ने क्या बता दिया? पॉली ने बताया कि भाई जब पेयरिंग करोगे तो किसी भी ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले का जो स्पिन होगा उसके ऑपोजिट स्पिन का भरना, क्योंकि अगर सेम स्पिन का भर दिए
तो प्रिंसिपल देखो मैंने गलत लिख दिया, मैंने स्कूल वाले प्रधानाचार्य वाली स्पेलिंग लिख दी, PLE होगा। अब सही बैठ गया ये। तो अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो क्या होगा कि चारों क्वांटम नंबर एक जैसी हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। सो अब हम लोग